हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कैसे आप लोग मजे में हैं? तो चलिए स्टूडेंट्स वापस से टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको मैंने बताया था उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशंस के बारे में। उसमें आपने काफी सारे कंडीशंस को भी डिस्कस किया था, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड फॉर नो सॉल्यूशन। We also learn the basic concepts of the graphical representation, क्योंकि 3 टाइप्स के अगर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो 3 टाइप्स के जो सॉल्यूशंस है वो 3 डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही शो हो सकता है। उसके बाद में सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था लेक्चर में, जिसमें आपने सबसे पहले ये देखा था कि सॉल्यूशंस में 2 मेथड आपके होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड द अलजेब्रिक मेथड। जिसमें अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड आपके सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड and the cross multiplication method. Okay students, so we perform the questions based on the elimination and the substitution method. Now in this class we will continue with our next method, that is the cross multiplication method. चलिए स्टूडेंट्स, पहले आप समझिए बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर अपने क्वेश्चन में बात करेंगे कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इस मेथड में बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग लिखते हैं वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होना जरूरी होता है। जैसे आपको याद होगा मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे आपको बाउंडेड नहीं किया था और आपको यही बोला गया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू C1 C2 है दैट मे बी इन द लेफ्ट हैंड साइड और दैट मे बी इन द राइट हैंड साइड। एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में वो इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें ये बाउंडेशन जरूरी है कि जो मेथड मैं आपको फॉलो करवा रहा हूं उसमें आपका इक्वल टू 0 होना नेसेसरी है। मेक इट क्लियर, इक्वल टू 0 होना जरूरी है। मतलब आप इतना सिंपल सा पॉइंट याद रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर जो गिवन इक्वेशंस है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब इक्वल टू में 0 उसका रिप्रेजेंट होगा कंफर्म। x कोएफिशिएंट a1 a2, y कोएफिशिएंट b1 b2, कांस्टेंट c1 c2। करना क्या है, किस तरीके से करना है, देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख के और इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन को सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। अब x के अपॉन में क्या वैल्यूज लिखते हैं, y के अपॉन में क्या वैल्यूज लिखते हैं, 1 के अपॉन में क्या वैल्यूज लिखते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। x में जनरल कोएफिशिएंट जो स्टैंडर्ड होता है वो a1 a2 होता है, तो x के साथ में वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो x के कोएफिशिएंट्स को छोड़ के बाकी कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे लिखते हैं। तो बाकी कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है, b1 b2 c1 c2। जो y के लिखते हैं तो y के कोएफिशिएंट को नहीं लिखना, आपको c1 c2 a1 a2 को एक्सप्रेस करना है। और 1 जो आपका एक तरीके से कांस्टेंट नंबर हो गया क्योंकि ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल y है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसके साथ कोएफिशिएंट लिखते हैं a1 a2 b1 b2। इसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। मेक इट क्लियर, जैसा आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली आपको x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसा लिखने से क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस तरीके से लिखने के बाद में अब आपको करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। वैल्यूज आपने लिखा, आप b1 का c2 से मल्टीप्लाई करना, जो भी वैल्यू आएगा प्रोडक्ट में वो आपको लिखना है, b2 का c1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट्स विद साइन लिखे जाते हैं, प्लस है तो प्लस लिखना है और माइनस है तो माइनस लिखना है। y अपॉन में भी पहले टॉप टू बॉटम है, फिर बॉटम टू टॉप है, ध्यान रखिएगा। तो ये जरूरी है कि इसी सीक्वेंस में चला जाए, c1 a2 माइनस a1 c2, 1 अपॉन ये सेम प्रोसीजर a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वैसे तो कंपैरेटिवली इजी रहता है क्योंकि बस एक मेथड आपको जो जनरल प्रोडक्ट का फॉलो करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया। अब तीनों एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल टू का साइन होता है फॉर्मूला में, तो पहले जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वल पुट करके x वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और सेकंड टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करके आप वैल्यू y फाइंड आउट कर देंगे। तो ये प्रोसीजर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इस तरीके से पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा सो फर्स्ट वी विल राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन वी राइट द एक्सप्रेशन इन दिस मैनर। यहाँ पे b1 b2 c1 c2 जो वैल्यूज होगा तो वैल्यूज को पुट करके लिखेंगे और फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करके x वैल्यू और सेकंड और लास्ट को कंपेयर करके y वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व फॉर x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एवरीवन राइट द क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन लिख लीजिएगा, 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास में गिवन इक्वेशंस है और इन गिवन इक्वेशंस को आपको x और y के लिए सॉल्व करना है। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को लिखते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को लिखा, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बट बाय डिफॉल्ट इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वापस इसको कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। x वेरिएबल, y वेरिएबल, कांस्टेंट तीनों एक साइड है, इक्वल टू में 0 ऑलरेडी है। अगर इक्वल टू में 0 ऑलरेडी नहीं होता है तो आप उसको चेंज करके पहले 0 में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है किस मेथड से? सो विल राइट हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको करना क्या है? अभी अभी आपको बताया था, x अपॉन वैल्यू पुट करना है, y अपॉन वैल्यू पुट करना है, 1 अपॉन वैल्यू पुट करना है। क्लियर बेटा? x के साथ a1 a2, y के साथ b1 b2, कांस्टेंट c1 c2। क्या बताया था अभी थोड़ा टाइम पहले आपको? x के अपॉन में किन वैल्यूज को लिखना है? b1 b2 c1 c2। अपॉन नहीं लगाना, सिर्फ b1 फिर कुछ स्पेस रख के b2 फिर उधर स्पेस रख के c1 c2, कॉलम फॉर्म में उनको लिखना है। तो अच्छे से देखिएगा कि x के अपॉन में b1 b2, b1 है -2, b2 है -3। देखिए बेटा, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, डिवीजन का और कहीं का कोई साइन नहीं है। b1 b2 इसके पास में थोड़ा सा स्पेस रख के c1 c2, इस तरीके से आपको लिखना ध्यान रखिएगा। y अपॉन में जब वैल्यू लिखते हैं तो y अपॉन में वैल्यू लिखते हैं c1 c2, y के अपॉन में वैल्यू c1 c2 और इसके साथ में a1 a2। क्लियर है? 1 के अपॉन में a1 a2 b1 b2। कोई भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस तरीके से सबसे पहले वैल्यूज को आपको पुट करना है। अब देखिए बेटा, x अपॉन में क्या बताया था मैंने आपको? मल्टीप्लिकेशन -2 का। एक बार देखिए, बेसिक है, सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप अपने सॉल्व करने, इसलिए आपको लिख के बता रहा हूं। -2 का मल्टीप्लाई -47 से करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए बीच में माइनस का साइन, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 3 9, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाद में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। y के अपॉन में 3 का 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार मल्टीप्लिकेशन को बस शो कर रहा हूं, 3 × 4 फिर माइनस का साइन होता है, और फिर -47 मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से, फिर 1 अपॉन में। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो सिंपल वैल्यूज है, 3 × 3, या इसमें भी एक बार लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार पूरा एक्सप्रेशन ही फॉलो कर लेते हैं। 3 × 3 हो गया, फिर माइनस का साइन, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको कि x अपॉन में b1 b2 c1 c2, y अपॉन में c1 c2 a1 a2, 1 अपॉन में a1 a2 b1 अपॉन b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब आप वैल्यूज में ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x अपॉन वैल्यू ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 × 47, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 + 1 94। क्लियर बेटा? 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 + 1 94 हो गया। माइनस का साइन रहेगा, 3 3 जा 9, इक्वल टू का साइन y अपॉन 3 4 जा 3 × 4 12 हो गया। बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई होके जो ब्रैकेट ओपन होगा वो भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 47 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जा 21 और
2 कैरी रहेगा, 4 3 12 प्लस 2 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8। क्लियर स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्शन करते हैं। x अपॉन 94 में से जब 9 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? 94 में से 9 चला गया, कितना आ गया? 85। क्लियर है बेटा? y अपॉन में 12 को 144 से किया, 2 + 1 3 4 + 1 5 153 1 अपॉन 17। क्लियर? नाउ जैसे अब आपको बताया था x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन वैल्यूज आ गए, कंपैरिजन करना है फर्स्ट और लास्ट को। x अपॉन 85 इज इक्वल टू 1 अपॉन 17, सो x इज इक्वल टू 85 अपॉन 17। 17 5 जा कितना होता है? 17 5 जा 85 हो गया आपका। एंड y के लिए y अपॉन 153 इज इक्वल टू 1 अपॉन 17, y इज इक्वल टू, देखिए बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने क्या किया? डिवाइड जो 153 था वो मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो गया, तो y इक्वल टू 153 अपॉन 17, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 9 टाइम्स आएगा। तो इसका मतलब फाइनली क्या हो गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 9। फाइनल आंसर आपका क्या आ गया? x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 9। सो दिस मेथड इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में एक क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आपको बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आपको बता दिया। आगे और भी जब क्वेश्चंस, इनके अभी एक ही क्वेश्चंस इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेजर जो पोर्शन है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में लैंग्वेज से इक्वेशन तो बना लेंगे, लेकिन इक्वेशंस बनने के बाद उसका सॉल्यूशन भी तो करना होता है। तो वो सॉल्यूशन आप लोग या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको वापस से इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करना होगा, वापस से सारे पॉइंट्स में आपको अपडेट करूंगा कि एलिमिनेशन से करना है तो कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है तो कैसे करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो कैसे करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इस मेथड पे। अब देखिए बेटा, अब जो इक्वेशन के अंदर एक नया जो मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेथड नया नहीं है, करना तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन उनको अप्लाई करने से पहले समझना क्या जरूरी है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कुछ आपका इस तरीके से हो जाए, अगर आपके किसी क्वेश्चन में इक्वेशन का फॉर्मेट अगर कुछ इस तरीके से दिया जाए, तो सर इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन फॉर्म मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल्स पार्ट है, जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं आप इक्वेशन में, वो वैल्यूज आपके डिनोमिनेटर के अंदर है, और डिनोमिनेटर में भी इस तरीके से जिसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अगर अपॉन में x है तो वो अपॉन में x ही रहेगा, अपॉन में y है तो अपॉन में y रहेगा। लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म? क्योंकि उस कंडीशंस में वेरिएबल्स न्यूमरेटर में होता है और एक्सपोनेंट +1 होता है, लेकिन यहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, जिसे जब इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो इसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा? -1 बनेगा। तो -1 बनने का मतलब क्लियर हो गया कि ये कंडीशन डायरेक्ट सिंप्लीफाई होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज आर द नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो जब लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो फिर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन लैंग्वेज में आपसे कहेगा solve for x and y by reducing the given equation as a linear equation in two variable. Let it clear. The given condition will be solve for x and y by reducing the given equation as a linear equation in two variable. तो इसका मतलब जो इक्वेशंस गिवन है इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सॉल्व तो करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, फिर भी सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रोसेस क्या फॉलो करना होता है? दोनों इक्वेशन के अंदर जो सेम वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसको एक नया वेरिएबल आपको लेट करना होगा बेटा। फॉर एग्जांपल 1/x को मैंने u लेट किया और 1/y को मैंने v लेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
u और v हो गया, a और b हो गया, m और n हो गया, कोई भी वेरिएबल पेयर आप लेट कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशन में 1/x था उसको a से रिप्लेस कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन में 1/y था उसको v से रिप्लेस कर रहा हूं। तो बताइए इक्वेशन का फॉर्म क्या बनेगा, a1u प्लस b1v प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2u, मतलब कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, b2v प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जो एक्सप्रेशंस दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, मतलब दोनों इक्वेशंस के डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन सेम है, उन एक्सप्रेशंस को आपको न्यू वेरिएबल लेट करना है, और न्यू वेरिएबल लेट करके वापस इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, put the let and put in equation 1 and 2, तो आपके न्यू इक्वेशन u और v वेरिएबल में ऐसे बनेंगे। अब इनके लिए रेस्पेक्टिव आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड अप्लाई करते हैं वो आप फॉलो कीजिए। फॉलो करके आप पहले u और v को कैलकुलेट कीजिए। u और v वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद में, u और v वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद में, देन अगेन वी कंपेयर, we substitute the u value as 1/x, we substitute the v value as 1/y, and finally we will get the value of x and y। क्लियर बेटा? अब मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल्स में चेंजेस कैसे कैसे क्या क्या एक्सप्रेशन आ सकता है। जैसे ये तो सिंपल x और y इस तरीके से आ गया। यही जब क्वेश्चन कोई सपोज दैट आप परफॉर्म कर रहे हो सकता है एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो। तो जब दोनों इक्वेशंस अपॉन में रूट x अपॉन में रूट y है, तो लेट करते समय भी तो क्या हो जाएगा, वही कंडीशन जो अभी आपको बताया था कि जैसा क्वेश्चन में चेंज है आप उसके अकॉर्डिंग u और v लेट कर लेंगे। अब सपोज दैट इस तरीके से अगर फॉर्मेट नहीं है, रूट x रूट y होगा, तो रूट x रूट y को लेट कर लेंगे। अब सपोज दैट जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें फॉर्मेट कुछ आपका ऐसा है, a1 अपॉन x प्लस y, b1 अपॉन x माइनस y, a2 अपॉन x प्लस y, b2 अपॉन x माइनस y। क्या फर्क पड़ रहा है? पूरा दोनों वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है। पहले वाले एक्सप्रेशन में x प्लस y है, दूसरे टर्म्स में दोनों में x माइनस y है। तो जब लेट करेंगे तो लेट करते समय भी 1 अपॉन x प्लस y को u लेट कर लेंगे, और लेट करते समय 1 अपॉन x माइनस y को v लेट कर लेंगे। तो जैसा एक्सप्रेशन दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर में सेम है, कोएफिशिएंट को नहीं लेते कभी भी, जैसा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स का सेम होता है, चाहे वो सिर्फ x है, चाहे रूट x है, चाहे x प्लस y है, चाहे x y का प्रोडक्ट है, इस तरीके से अगर डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं तो आपको पहले उन इक्वेशंस को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करके और फिर आप उसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड लगाएंगे वो आपको फॉलो करना है। क्लियर? चलते इस प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम, solve the given equation by reducing them in the linear equation two variable standard form, in the linear equation of two variable standard form. Solve the following equation by reducing them in the linear equation two variable standard form. तो देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन होता है इक्वेशन, और कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, और फिर कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन पे अगर मैं इक्वेशन लिखिए क्वेश्चन के अंदर, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फर्स्ट है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, सेकेंड है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy। अब देखिए बेटा, क्लियर है कि जो गिवन इक्वेशंस है वो आप इजीली देख सकते हैं, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, और सेकंड है 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। तो यहां पे क्लियर पता चल रहा है कि जो गिवन इक्वेशंस है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहां कई बच्चे कहते हैं सर यहां पे तो न्यूमरेटर में ही है, तो ये दिख रहा है। प्रोडक्ट में कभी होता है कि लीनियर इक्वेशन में xy नहीं होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस। अब देखिए गिवन इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। तो प्रोडक्ट को तो मैं लेट कर नहीं सकता, क्योंकि अभी जो रिड्यूस करने का तरीका बताया था उसमें आपको ये बताया था कि जब डिनोमिनेटर में होता है x और y तब उसको न्यू वेरिएबल लेट कर लेते हैं, लेकिन जब एक साथ प्रोडक्ट है तब तो इसको लेट कर नहीं सकता। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए, जो कांस्टेंट मतलब जो राइट साइड में 5 के साथ xy मल्टीप्लाई में है, इसको सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में चेंज कीजिए। जो 5 के साथ xy मल्टीप्लाई में है
इसको सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कीजिए। डिनोमिनेटर में जब ट्रांसफर किया तब ये भी नहीं है कि x से डायरेक्ट कट हो जाएगा, y से y कट हो जाएगा। आपको पता है, पहले भी बहुत बार आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में और भी जगह कि जब न्यूमरेटर में 2 टर्म्स या उससे ज्यादा टर्म्स होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर एक ही टर्म्स है तो सिंप्लीफिकेशन का तरीका, लिखने का तरीका क्या हो सकता है, आप सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सेपरेट डिवीजन में 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। तो देखिए अब x कट हो गया, y से y कट हो गया। जब स्टैंडर्ड लिखता है तो पहले x होता है फिर y होता है, तो मैं पहले जानबूझ के -2 अपॉन x फिर प्लस में 7 अपॉन y इज इक्वल टू 5। तो ये जो एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से बनता है ना बेटा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। तो गिवन ये कंडीशन था, लेकिन इसको पहले आपको उस एक्सप्रेशन में चेंज करना है जिससे कि आप न्यू वेरिएबल ऐड करके और उसको कन्वर्ट कर सके। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कंडीशन एंड करके, ये का ये सेम प्रोसेस अब आपको वापस फॉलो करना है बेटा। बताइए, xy मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आइए, 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। दोनों में इंडिविजुअल स्प्लिट कर दीजिए, 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। गलत तो नहीं लिखा, xy मल्टीप्लाई से RHS में डिवाइड में आ गया, दोनों में इंडिविजुअल स्प्लिट कर दिया, दोनों में इंडिविजुअल स्प्लिट करने पे x कट हो गया, 8 अपॉन y से y कट हो गया, 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेट, अब बताइए, दोनों इक्वेशन आप अच्छे से देख सकते हैं, दोनों इक्वेशन में क्लियर विजिबल है। अपॉन में x, अपॉन में x, तो 1 अपॉन x को u लेट कर लिया, 1 अपॉन y को v लेट कर लिया। पुट इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं u और v में, और फिर उसमें आगे इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखिए बेटा, 1 अपॉन x u में, 1 अपॉन y v में जब चेंज होगा तो पहला इक्वेशन तो क्या बनेगा u के अंदर, -2u, प्लस में क्या बनेगा 7v इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर थर्ड आपका क्लियर हो रहा है बेटा, -2u प्लस 7v इक्वल टू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में भी रिड्यूस करना है, तो 1 अपॉन x में u चेंज किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया 7u प्लस 8v इज इक्वल टू 15। दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, कोएफिशिएंट्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को अगर आपको अप्लाई करने के लिए कहूं, एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर आपने जाना चाहें तो एलिमिनेशन मेथड वेरिएबल u के लिए या वेरिएबल v के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो u वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए वर्क करूंगा। तो u वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करने के लिए वर्क करेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए तो उनको उनके एलसीएम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको पता है मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो जो कोएफिशिएंट आप जिससे मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने का उनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, एडिशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसे होगा सॉल्व, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 7, इक्वेशन 3 को 2 है उससे 7 से मल्टीप्लाई करना है, एंड इक्वेशन 4 बाय 2 एंड एडिंग देम we get। क्लियर बेटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 7 and equation 4 by 2 and adding them we get। तो देखिए यहाँ पे लिख भी सकते हो इस तरीके से आप अपने प्रोसेस में, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। आप इस तरीके से लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन 3 का मल्टीप्लिकेशन पूरे इक्वेशन का 7 से करना है और इक्वेशन 4 के पूरे इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन 2 से करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करके फिर इनको ऐड कर देंगे, तो -2 into 7 -14u, 7 7 जा 49v, 5 7 जा 35। क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन में वापस से जब मल्टीप्लाई किया 14u प्लस 8 2 जा 16v
इक्वल टू 15 2 जा 30। एडिशन करना है, कल ही आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जब एडिशन करते हैं तो सिंपल सी बात है 14u से 14u कैंसिल हो गया, तो अब आप नेक्स्ट एडिशन कर लीजिए। साइन चेंज करना नहीं एडिशन में, 49 plus 60, 9 plus 6 15, 4 plus 1 5 plus 1 6, 65 that is equal to 65। 65 से 65 कैंसिल हो गया, कितना आ गया वैल्यू v, सॉरी v वैल्यू कितना आ गया 1। किसको लेट किया था v वैल्यू, v वैल्यू किसको लेट किया था 1 upon y को, सेंस 1 upon y is equal to v, और v का वैल्यू कितना है 1 है, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा v is equal to 1 है, तो 1 upon y को आपने v लेट किया था, तो 1 upon y is equal to v वैल्यू 1 है, तो 1 upon y equal to 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y equal to कितना आएगा, v वैल्यू अगर 1 है तो y वैल्यू भी 1 ही आएगा। क्लियर बेटा। अब इस v वैल्यू 1 को यहां से आपको सॉल्यूशन अभी और करना है x की वैल्यू के लिए। v वैल्यू 1 को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकेंड। जो v का वैल्यू 1 है उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, तो v वैल्यू 1 को जब इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो 7u प्लस 8 into 1 is equal to 15, तो 7u is equal to 15 minus 8 कितना आ गया 7, 7 से 7 कट हो गया, तो u का वैल्यू भी कितना आ गया 1। u वैल्यू अगर 1 है तो 1 upon y, सॉरी 1 upon x, 1 upon x को आपने u लेट किया था, तो 1 upon x u वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स इसका मतलब कितना हो गया, x का वैल्यू भी 1 आ गया। समझ में आया क्या। तो x वैल्यू 1 और y वैल्यू 1। अच्छे से देख लीजिए, मैं वापस से रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको आइडेंटिफाई किया। क्वेश्चन वैसे खुद कह रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपका जो भी एक्सप्रेशन उसको डिवीजन में लेके आना है, डिवीजन में लाके फिर आपको एक्सप्रेशन में इंडिविजुअल स्प्लिट करना है। इंडिविजुअल स्प्लिट करके अपॉन x अपॉन y में इक्वेशन 1 बन गया। फिर सेकंड इक्वेशन सेम प्रोसेस फॉलो करना है, इंडिविजुअल डिवाइड करना है अपॉन में x अपॉन में y। और अभी आपको बताया था दोनों इक्वेशन में जो सेम डिनोमिनेटर होता है उसको आपको न्यू वेरिएबल ऐड करना है। न्यू वेरिएबल ऐड करके उसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड को फॉलो किया, v वैल्यू से y वैल्यू आ गया और u वैल्यू से x वैल्यू आ गया। x वैल्यू 1 y वैल्यू 1। अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में पुट करके देख लीजिएगा, x वैल्यू 1 y वैल्यू 1 x वैल्यू 1 y वैल्यू 1 कितना होता है 7 minus 2 5 होगा, ये रहा 5। 8 plus 7 कितना होता है 15, ये रहा 15। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद में फिर आपको न्यू वेरिएबल्स ऐड करना होगा, जिससे कि आपका गिवन इक्वेशंस टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, एंड देन फर्दर प्रोसीड फॉर एलिमिनेशन और द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसी टाइप के एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और मैं आपको करवा देता हूं। उसमें इंफॉर्मेशंस किसको ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद कैलकुलेशन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन का हेडिंग यही है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है वो लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, 2 upon root x plus 3 upon root y equal to 6। ये आपका फर्स्ट है, 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2 लिख लीजिए, और सेकंड लिखिए 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to -1। इक्वेशंस वैल्यूज है बेटा, जैसा लिखोगे वैसा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको जो क्वेश्चन दे रहा है वो आपका है 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2, और सेकंड है 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to -1। तो ये आपकी गिवन इक्वेशंस है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में वापस आपको पता है सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो इक्वेशन मैंने एज अ क्वेश्चन लिखा है, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन में पहला इक्वेशन है 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है 4 upon root x minus root upon y is equal to -1, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले
कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में रूट एक्स और रूट वाई के फॉर्म में है, तो लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू यू, 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू वी। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो 1 अपॉन रूट एक्स अगर u है तो इक्वेशन क्या बन रहा है 2u प्लस 1 अपॉन रूट वाई अगर v है तो 3v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड इक्वेशन चेंज होके 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर बेटा? अब u और v में इक्वेशन बनने के बाद में आइदर यू कैन एलिमिनेट वेरिएबल u, आइदर यू कैन एलिमिनेट वेरिएबल v, u और v में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ दोनों प्लस के, यहाँ एक प्लस और यहाँ पे एक माइनस, तो सपोज दैट अगर इस टाइम में अगर v वेरिएबल को एलिमिनेट करता हूं तो किस तरीके से कोएफिशिएंट सॉल्व होगा, यहाँ पे वैल्यू 9 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो अपोजिट साइन अगर है तो कोएफिशिएंट सेम होने के बाद में एडिशन होता है। तो 3 को 9 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब इक्वेशन 3 का जो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई 3 से करना है और उसमें इक्वेशन 4 को ऐड करना है। तो लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड एडिंग विथ इक्वेशन 4 वी गेट। क्लियर बेटा? इक्वेशन 3 का 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसको 4 से 4 इक्वेशन में ऐड करना है। तो मैंने इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 का साइन लगा दिया। कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल टू में 2 into 3, 2 3 जा 6। इसके नीचे सेकंड इक्वेशन नंबर मतलब जो फोर्थ इक्वेशन वो तो सेम रहेगा, तो वो है आपका 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। एडिशन करना है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, 9v से 9v कट हो गया, 6 प्लस 4 10u, 6 माइनस 1, क्योंकि 6 प्लस का 1 माइनस का, तो u का वैल्यू कितना आ गया। बहुत बच्चे 10/5 लिखते हैं, गलती मत कर दीजिएगा, 10/5 नहीं है 1/2 है, 5/10 1/2। पहले u की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, फिर x और y बाद में निकालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ u, अब देखिए 1/2 आ रहा है तो 1/2 किस में इजी रहेगा, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3। अच्छे से देखिए, u का वैल्यू 1/2 पुट करना है तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, 2 मल्टीप्लाई u वैल्यू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 अगर है तो 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, तो 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो v इज इक्वल टू 1/3। तो u वैल्यू 1/2, v वैल्यू 1/3। इसके बाद में सेल्स 1/√x इज इक्वल टू u, तो 1/√x को आपने u लेट किया था, u वैल्यू कितना कैलकुलेट किया आपने 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ √2x इज इक्वल टू 2, रूट हटाने के लिए क्योंकि आपको तो x निकालना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो √x का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर 4, तो x वैल्यू 4 आ गया। एंड 1/√y को आपने v लेट किया, 1/√y के अंदर v वैल्यू कितना कैलकुलेट किया आपने 1/3, तो 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब आपने तो √y इक्वल टू 3, अगेन जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख लीजिएगा अपने आप से, तो √y इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 9। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x? x वैल्यू 4, y वैल्यू 9। व्हाट इज x वैल्यू 4, व्हाट इज y वैल्यू 9। क्रॉस चेक हमेशा मैं आपको करवाता हूं, फिर चेक कर लीजिए। x की जगह 4 पुट किया, √4 2 हुआ, 2/2 1 हो गया। y की जगह 9 पुट किया, √9 3 हुआ, 3/3 1, 1 प्लस 1 2 आ गया। यहाँ पे भी √4 पुट किया तो √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 4/2 2 होगा। यहाँ पे √9 का वैल्यू 3, 9/3 3 होगा, तो 2 माइनस 3 क्या बचेगा -1। क्लियर हुआ? तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको जनरल क्वेश्चंस का प्रोसीजर समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से इक्वेशंस को आपको रिड्यूस करना है, वो ही सबसे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात होती है।
बाकी कोफिशिएंट्स और जो भी लास्ट में कैलकुलेट करते हो एक्स और वाई के वैल्यूज, उनको अच्छे तरीके से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए, ताकि और अच्छे से कंफर्म हो जाए कि जिन वैल्यूज के लिए आपने एक्स और वाई परफॉर्म किया है वो आपके करेक्ट है। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड पे अभी कोई डिस्कशन नहीं किया है, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, आज की क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके बाद में आपको इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट के बारे में बता दिया। अब एक दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, करना एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से ही है, वही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन आपको जो इक्वेशन का फॉर्मेट है वो बाकी क्वेश्चन से जो अभी आपने किए हैं उनसे डिफरेंट है, जो बाकी क्वेश्चन अभी आपने किए उससे डिफरेंट है। तो लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं उसमें मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में, ताकि इक्वेशन को दो बार नहीं लिखना पड़े मेरे को, तो मैं डायरेक्ट उसको गिवन इक्वेशन करके लिख रहा हूं। ठीक है, आपको भी दो बार नोट नहीं करना पड़ेगा, आप भी उसको एक बार ही नोट कर लो डायरेक्ट, गिवन इक्वेशंस। तो गिवन इक्वेशंस क्या क्या है, लिख जाएगा दोनों इक्वेशन, 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253। जो गिवन इक्वेशन से क्वेश्चन में पहला है 71x प्लस 37y इक्वल टू 253, दूसरा इक्वेशन 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन लिखा हुआ है 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253 एंड सेकंड इक्वेशन 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। तो देखिए स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है तो एलिमिनेशन मेथड तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है बहुत आसान, उसमें कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है डिफिकल्टी। तो एज ए स्टूडेंट मैंने क्या किया, सपोज दैट इफ आई टारगेट दैट आई वांट टू एलिमिनेट द वेरिएबल x, अगर मेरे को वेरिएबल x को एलिमिनेट करने पे टारगेट करना है, तो यहाँ x कोएफिशिएंट 71 है, यहाँ x कोएफिशिएंट 37, आई थिंक दोनों ही प्राइम नंबर, आप जानते होंगे इस बात के बारे में, तो दोनों ही प्राइम नंबर है, तो कोई कॉमन वेक्टर से तो रिड्यूसिबल पॉसिबल नहीं है। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एलिमिनेशन मेथड वेरिएबल x के लिए आप यूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई करना होगा 37 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 71 से। कर लेना आप लोग कॉपी के अंदर, पूरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को, पहले इक्वेशन को आपको 37 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को आपको सिंपल सा नंबर 71 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है ये, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई फिर तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, और अगर एक भी मल्टीप्लिकेशन में एक भी डिजिट गलत हो गया तो क्वेश्चन का कोई आसपास आंसर कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो ये रीजन है कि ऐसे क्वेश्चंस स्पेशल केस में आते हैं। आप ये समझिए कि ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं या जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो आपके स्पेशल कंडीशंस के क्वेश्चन है। तो स्पेशल कंडीशंस के क्वेश्चन अगर है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, बिल्कुल है इसमें स्पेशल। बाकी क्वेश्चन में जो एलिमिनेशन लगाते थे और इस क्वेश्चन में जब एलिमिनेशन लगाएंगे, करूंगा इसको एलिमिनेशन से सॉल्व, लेकिन उस एलिमिनेशन को सॉल्व करने से पहले क्या तरीका यूज करना है मेरे को, देखिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि इक्वेशन 1 में जो x कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है। साइन अपोजिट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस है यहाँ माइनस हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। 71 71 37 37 कांस्टेंट कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन तो अपने आप में स्पेशल कंडीशन पे है क्योंकि दोनों इक्वेशन में x और y कोएफिशिएंट जो है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। x और y कोएफिशिएंट अगर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट एलिमिनेशन अगर अच्छा लगता है तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन मेरे को वो मेथड बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए फिर मेरे पास में आपको बताने के लिए अल्टरनेट तरीका क्या है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, कई तरीके की टेस्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके बीमारी का पता चलता है, हाँ या ना, सीधा जाके थोड़ी पता चल जाता है कि ये बीमारी है। तो वैसे ही इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, लेकिन एलिमिनेशन लगाने से पहले इसकी टेस्टिंग क्या करनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या प्रोसेस फॉलो करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। आप कहीं सोच रहे होंगे सर ये क्या है, ये तरीका है
क्या तरीका है इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का। देखिए आप लोग कैसे करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो एडिशन में किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है, x x के साथ ऐड होगा, y y के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा। तो 71x और 37x वापस से नहीं लिख रहा, सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जो ऐड करने पे आएगा। और अगर आप चाहते हो कि कॉपी में पेज भरना है तो वापस से दोनों को लिखो, फिर दोनों को ऐड करके फिर लिखो। और नहीं चाहते, अभी तो घर की कॉपी है, क्यों पेज खराब करने हैं, बोर्ड की कॉपी में लिख के सॉल्व कर लेना। तो 71 और 37 बोलिए कितना सर, 108 आएगा 108। तो 37 प्लस 71 तो सर ये भी तो 108 ही आएगा। तो 108x प्लस 108y इक्वल टू, इनको अच्छे से ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 7 10, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 540। 108x 108y 540। अब अगर आपको डिवीजन आए चाहे नहीं आए, लेकिन अगर आपने एडिशन सही किया है तब आपको मैं इस बात के लिए कंफर्म कर दूं कि जो x का कोएफिशिएंट और जो y का कोएफिशिएंट वो तो सेम आएगा ही आएगा, 108। तो ये दोनों जो नंबर्स आएंगे सेम, ये इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर क्वेश्चन सही है और अगर आपने कांस्टेंट का एडिशन सही किया है तो ये गारंटेड है बात कि जो x और y के कोएफिशिएंट का नंबर है वो नंबर इस 540 को डिवाइड करेगा। तो 540 को डिवाइड करेगा, तो कल भी बताया था कि अगर इक्वेशन किसी भी कॉमन फैक्टर से रिड्यूस होते हैं तो आप इसको रिड्यूस कर लो। तो मैं 108 से पूरे इक्वेशन को कैंसिल कर रहा हूं, तब जाके मेरे पास में ये आएगा। सर ऐसे कैसे, 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, खुद को पता चल जाएगा। अब 108 है 540 में डिवाइड करना है, तो ये तो चीज आपको सोचनी पड़ेगी ना कि 540 में 108 से डिवाइड कितने टाइम होगा, तो वो डिवाइड 5 टाइम होगा। तो इक्वेशन थर्ड आ गया आपके पास में, आया तो x और y में ही है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद में अभी वैल्यू नहीं है x और y का, लेकिन जो इक्वेशन इतना खतरनाक तरीके से दिख रहा था भारी भरकम कि 71 और 37 जो कोएफिशिएंट थे, देखो कितने आसान वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ये रिड्यूसिबल नहीं है, ये बस इस पर्टिकुलर इस फॉर्मेट का ही ये तरीका है कि जब x और y के कोएफिशिएंट आपस में इंटरचेंज होके आते हैं तो आप एक बार उनको ऐड कर लीजिए और एक बार उनको सेपरेट करके टू सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। यहां मेरे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्योंकि सबट्रैक्शन है, सर माइनस का साइन है, नहीं होता मेरे से, तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि गलती अगर कर दी ना नेगेटिव साइन की, सारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म है, ध्यान रखना। और मैथ्स में हर बार एक ही बात कहता हूं, माइनस के साइन के साथ पर्टिकुलर अगर केयरिंग कर ली आपने तो आपको मैथ्स को लेके कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखिए मैं जानबूझ के इसको इसी तरीके से, क्योंकि पहले मेरे पास फर्स्ट है फिर सेकंड है, तो फर्स्ट में से सेकंड को ही सेपरेट करना इजी रहता है। तो लैंग्वेज में तो ऐसे लिखते हैं ना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। कईयों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है, इक्वेशन 2 को सेपरेट करना है किस में से, इक्वेशन 1 में से। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं ध्यान से एकदम। 71 प्लस का इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो ये तीनों साइन माइनस के हो जाएंगे। तो 71 में से अगर 37 जाएगा तो प्लस का ही आएगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो। 71 में से 37 जाएगा तो प्लस में आएगा। तो 11 माइनस 7 4 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, 34x प्लस का। लेकिन जब 37 में से 71 जाएगा तो डेफिनेटली यही वैल्यू माइनस में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कम है, नेगेटिव नंबर ग्रेटर है। और जब कांस्टेंट में करेंगे सब्ट्रैक्शन तो ये प्लस का स्मॉलर है, जो सब्ट्रैक्ट होगा वो ग्रेटर नंबर माइनस का है, तो पहली बात तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो 287 में से 253 को माइनस कर दो तो ये भी आपका 34। तो ये फिर गारंटी है, ये फिर गारंटी है कि यहाँ पे जो बचेगा कोएफिशिएंट x और y में वो 100% उस कांस्टेंट नंबर को जो डिफरेंस करने पे आएगा उसको डिवाइड करेगा। तो देखिए आपके सामने, आप ये समझिए कि इस तरीके से ये परफॉर्म करना मैथ्स में मैजिक ही है। ये अपना आप एक मैजिक ही है कि ये नंबर्स कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं। आपको तो सिर्फ इस मैजिक को बस सीखना है कि ये मैजिक करना कैसे है। ये अपना आप एक मैजिक नहीं है तो क्या है कि इतना जो कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट थे 71 37, ये तो चलो 2 डिजिट है, यही मैं अगर 253 343 कर दूं, यहाँ पे 253, यहाँ पे 343, यहाँ पे 343, यहाँ पे 253 कर लो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड, जोर आ जाएगा, ध्यान रख लेना। बोलो हाँ या ना, आएगा ही आएगा सिंपल से, क्योंकि कोएफिशिएंट तो कितना भी डिफिकल्ट हो सकता है, उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर ये अप्रोच याद रख लोगे कि एक बार उनको ऐड कर दो, एक बार उनको सेपरेट कर दो, तो गारंटेड है जो इक्वेशंस रिड्यूस होके आएंगे आपके पास थर्ड और फोर्थ,
उनमें x और y दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 ही आएंगे, ये गारंटेड है। सब्ट्रैक्शन में साइन का ध्यान रखिएगा बस। तो अब देखो कितने सिंपल इक्वेशन है। अब y प्लस का 1 कोएफिशिएंट, y माइनस का 1 कोएफिशिएंट। अब एक सिंपल सा काम करना है। अब जो फाइनली एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 एलिमिनेशन मेथड है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड अगर है तो पहला तो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 4 है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। नेगेटिव साइन की बहुत अच्छे से केयरिंग करनी है। एडिशन कर रहे हैं तो ये देखें, ये एलिमिनेशन मेथड, ये तरीके से एलिमिनेशन मेथड नहीं है, ये तो क्या है कि दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस किया, एक बार ऐड करके एक बार सेपरेट करके। अब x और y को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है वो आपका ये एलिमिनेशन मेथड है। तो y से y कट हो गया, x प्लस x 2x आ गया, 5 प्लस का 1 माइनस का 4 आ गया, x वैल्यू 2 आ गया। x वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x वैल्यू 2 किसी में भी पुट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में अगर x का वैल्यू पुट करता हूं तो बताइए क्या एक्सप्रेशन है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो कितना 3। तो x वैल्यू 2, y वैल्यू 3। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक्स के अंदर भी आपको, वैसे एनसीईआरटी बुक में इस टाइप का कंटेंट आपको कम मिलेगा, ऑप्शनल एक्सरसाइज में जरूर है आपका ऐसा क्वेश्चंस। जो प्रीवियस आपको रिड्यूसिबल कंडीशंस बताए वो आपके एक्सरसाइज 3.6 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस के अंदर 3.6 एक्सरसाइज के प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3.4, 3.3, 3.5 के अंदर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के फॉर्मेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।